72 केसेस हो चुके हैं। त्रिशूर में भी 1616 के बदले 2000 से अधिक संख्या में केसेस प्रतिरोध के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ ही इसी तरह कोझिकोड में 1700 के बदले 1950 के करीब संख्या में केसेस हम देख रहे हैं। इसी तरह दक्षिण कन्नड़ा में 200 के बजाय अब पिछले 2 हफ्ते में बढ़ते बढ़ते केसेस 307 के करीब हुए हैं। इरोड इन तमिलनाडु एंड वेस्ट खासी हिल मेघालय में, जहां पर की एक अधिक संख्या में केसेस में बढ़ोतरी नोट की जा रही है। जहां एक स्थाई पर यह कंसर्न का विषय है और हम स्टेट के साथ रेगुलर संपर्क बनाए हुए ताकि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उस पर कार्य कर रहे हैं। दूसरे स्थाई पर हमने एक प्रोग्रेसिव वे में एक्टिव केसेस की संख्या में भी देश में काफी कमी नोट की है। 37,45,000 अधिकतम संख्या में जब एक्टिव केसेस देश में 10 मई के समय पर थे, अब वह 4 लाख से भी घटते हुए 3,88,508 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में देश में आते हैं। यह वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल व्यवस्था में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। साथ ही एक पॉजिटिव न्यूज हम यह भी देखते हैं कि कंटिन्यूड बेसिस पर हमारा रिकवरी रेट देश में बढ़ता जा रहा है और आज देश का रिकवरी रेट 97.45% है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव विषय है। इसी समय पर अगर हम देखें कि कौन से ऐसे प्रांत हैं, कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर अधिक कार्य करने की अभी आवश्यकता है, तो हम पाते हैं कि एक ही स्टेट देश में ऐसी है जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं और 8 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं और 10,000 से कम अगर एक्टिव केसेस की संख्या वाली स्टेट देखें तो वह ऐसी 27 स्टेट्स हैं, जिसमें भी मुख्यतः केरला और महाराष्ट्र में देखें तो 62.25% ऑफ टोटल एक्टिव केसेस देश में अभी इन 2 स्टेट्स में हम देखते हैं और जिसमें मुख्यतः केरला में 1,77,000 एक्टिव केसेस हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट टू अराउंड 43.7% ऑफ टोटल एक्टिव केसेस इन द कंट्री। इसी तरीके से अगर हम एक और पैरामीटर एनालाइज करें, वो जो कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को, किस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है उसके बारे में बताता है, यानी कि केस पॉजिटिविटी, तो हमने देखा है कि 21.39% जहां 10 मई वाले हफ्ते में देश में हाई केस पॉजिटिविटी नोट की गई थी, वह अब घटकर पिछले 2 हफ्ते से 2% से भी कम, और अगर इस हफ्ते को देखें तो 1.87% हो चुकी है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। But we also parallelly seeing there are areas where there is high case positivity still noted. What it implies is, जहां हमें इसमें समझना यह है कि जहां पर अधिक केसेस आ रहे हैं, coupled with the fact कि जहां पर अगर केस पॉजिटिविटी भी ज्यादा है तो वहां पर उतने ही उसको स्ट्रांग वे में हमें कार्य कर कर वहां पर उन केसेस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है। इसमें भी अगर हम देखें कि 11 स्टेट्स हैं जिसमें 44 जिले हैं जिनकी पॉजिटिविटी 10% से अधिक है। इसमें मुख्य विषय अगर हम देखें तो जहां केरला में ऐसे 10 जिले हैं जहां की पॉजिटिविटी 10% से अधिक पाई गई है पिछले हफ्ते में। इसी तरह से 6 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जिसमें मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, जिसके टोटल जिले 29 जिले ऐसे हैं 44 जिलों में से जहां पर केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है। इस विषय पर हमने इस मंच में पहले भी बात की है कि जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट के उन प्रांतों में जहां पर अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है उतने ही सुचारू रूप से हम कार्य करें। इसी के साथ ही राजस्थान के 2 जिले, हिमाचल प्रदेश में 1 जिला, वेस्ट बंगाल में 1 और पुडुचेरी प्रॉपर में 1 जिला है जहां पर की अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। साथ ही अगर हम देखें वैक्सीनेशन में कंटिन्यूड बेसिस पर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज देश में टोटल फर्स्ट डोज की कवरेज देखें तो वह बढ़ते बढ़ते 40 करोड़ से अधिक हो चुकी है और सेकेंड डोज 11.43 करोड़ डोजेज देते हुए हमने 51.45 करोड़ डोजेज अब तक देश के नागरिकों को प्रोवाइड की हैं। इसमें एक और विषय जो हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद स्टेट्स एंड इन कोलैबोरेशन विद मैन्युफैक्चरर्स हैज बीन वर्किंग ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, और जहां हम 2.35 लाख डोजेज पर डे के हिसाब से जनवरी के मंथ में डोजेज प्रोवाइड कर पा रहे थे, दे पा रहे थे, हमने देखा कि जुलाई के माह में उसका एवरेज बढ़ते बढ़ते 43.41 लाख डोजेज पर डे हुआ। और अगर हम पिछले कुछ दिनों में अगस्त माह का एवरेज निकालें तो हम पाते हैं कि 49.11 लाख डोजेज ऑन एन एवरेज हम पिछले इस अगस्त माह में देते आ रहे हैं, जिसमें कि एक कंटिन्यूड प्रोग्रेस हम ओवरऑल नोट कर रहे हैं।
इसी तरह अगर हम टोटल नंबर ऑफ डोजेज को एनालाइज करें तो जहां हमने जनवरी के माह में देश में 37.59 लाख डोजेज टोटल सप्लाई की थी, जिनको लगाया गया था, अगर देखें तो जून के माह में वह बढ़कर 11.97 करोड़ डोजेज, जुलाई में वह बढ़ी और बढ़कर 13.45 करोड़ डोजेज, और अब तक देश में टोटल 4.42 करोड़ डोजेज पिछले 9 दिनों में दी जा चुकी हैं। आज एक विषय हम फिर आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे जिस पर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, वह है रिप्रोडक्शन नंबर। हम इसको कई तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन नंबर भी एक तरीका है। हम ग्रोथ ऑफ केसेस की बात कर सकते हैं, हम केस पॉजिटिविटी की बात कर सकते हैं, हम टोटल केसेस बीइंग रिपोर्टेड की बात कर सकते हैं। इसी तरह रिप्रोडक्शन नंबर भी एक टेक्निकल इनपुट जो एपिडेमियोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अगर हम एक मूल तरीके से समझे तो देखते हैं कि एक इन्फेक्टेड आदमी जब तक वह नॉन इन्फेक्टिव बनता है तब तक वह कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन नंबर बोलते हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि केसेस किस गति से उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टेट में फैल रहे हैं। इसको अगर हम एनालाइज करें तो जहां हमारा रिप्रोडक्टिव नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि जितने केसेस आज हैं उसी गति से उतने ही नंबर ऑफ केसेस प्रतिरोध हमारे सामने आते रहेंगे और वायरस अपने आप को उस लेवल पर सस्टेन कर पा रहा है। इसी तरह अगर रिप्रोडक्टिव नंबर मोर देन 1 है तो हमारे लिए एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होता है, जिससे पता लगता है कि नए केसेस अधिक गति से आना शुरू हो गए हैं। यानी कि एक आदमी ने एक से अधिक आदमी को इन्फेक्ट किया, उसने फिर एक से अधिक आदमी को इन्फेक्ट किया और हमारे केसेस की संख्या बढ़ती रहती है। अगर रिप्रोडक्टिव नंबर लेस देन 1 होता है तो यह इसका मायना यह होगा कि हमारे नए केसेस में डिक्लाइन आना शुरू हो रहा है और वही ट्रेंड पर हम कार्य करते रहें तो हम केसेस को मैनेज करने में सफल हो सकते हैं। इसी विषय में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में केसेस में काफी घटा हमने कम नंबर नोट किया, लेकिन फिर उसके बाद से कुछ एक बीच में जो गति आई उसके हिसाब से अगर हम एनालाइज करते हैं तो आज देश का रिप्रोडक्टिव नंबर इफेक्टिव करीब 1 के बराबर है। और उसमें भी जैसे हमने इससे पहले बात की कि लिमिटेड स्टेट्स, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अधिक संख्या में नोट किया जा रहा है, तो जरूरी है कि उन पर्टिकुलर प्रांतों में, उन पर्टिकुलर स्टेट्स में हम और इफेक्टिव एक्शन लें, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो 1.3 के करीब रिप्रोडक्शन नंबर हम आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में नोट कर रहे हैं, जिसमें कि एक और ट्रेंड जो दिखता है वह इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो वहां पर उतना ही हमें स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट का कार्य करना होगा। इसी तरह गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हम 1.1 के करीब रिप्रोडक्टिव नंबर नोट कर रहे हैं। तो यहां चाहे केसेस कितने भी कम हो, अगर रिप्रोडक्टिव नंबर इज मोर देन 1 इट शुड रिमेन ए कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि इससे पता लगता है कि केसेस की ट्रेजेक्टरी बढ़ने की डायरेक्शन में है। और साथ में हम उस रिप्रोडक्टिव नंबर की ट्रेजेक्टरी को भी मॉनिटर करेंगे ताकि हमें पता लगे कि उसकी ट्रेजेक्टरी और बढ़ रही है तो यानी केसेस और अधिक गति से बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम देखें तो नागालैंड, गोवा, आंध्र प्रदेश में रिप्रोडक्टिव नंबर अभी 1 के बराबर है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में एक लाइकली इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया जा रहा है। जरूरी है कि जब हम देश के ओवरऑल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 को मॉनिटर करें तो हमें यह समझना जरूरी है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस हमारी लड़ाई के वेपन्स क्या हैं। जो सामाजिक लेवल पर, जो हमारे समाज के लेवल पर हमें जो कार्य करना है, उसमें 2 मुख्य वेपन हम लोग इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। एक है वैक्सीनेशन, जब भी हमारे प्रांत में अवेलेबल हो, जब भी हमारे शहर में, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में अवेलेबल हो, यह सारी वैक्सीन सेफ है, हम इनका इस्तेमाल करके अपने आप को बचाएं। दूसरा है सोशल वैक्सीनेशन टूल्स। यहां इस विषय पर हमने पहले भी कहा है कि एक चैलेंज अगर प्रकृति के रूप में हमारे सामने, एक नए वायरस के रूप में या नए म्यूटेंट के रूप में हमारे सामने आता है, तो उस प्रकृति के दिए हुए चैलेंज के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वह इस चैलेंज, म्यूटेशन के चैलेंज हो या किसी और चैलेंज के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। हम क्या एक्शन लेते हैं उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। हम आप सबसे विनती करना चाहेंगे, आपके द्वारा सभी लोगों से विनती करना चाहेंगे कि कोविड के इन्फेक्शन के कंट्रोल में हम सबका एक बहुत अधिक योगदान है। वह योगदान है कि हम चाहें तो हम कोविड के स्प्रेड को रोक सकते हैं। हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इस विषय में हमने इससे पहले भी कई बार कहा है। यदि एक इन्फेक्टेड आदमी या यदि एक सस्पेक्टेड आदमी अगर वह प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन करे, उसके कांटेक्ट प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन करें और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई इन गाइडलाइंस का पालन करें
जिसमें कि मुख्यतः हमने 3 विषय के बारे में कंटिन्यूड बेसिस पर बात की है। एक है कि हम मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें, ना हम केवल मास्क का इस्तेमाल करें लेकिन मास्क को चिन पर लटकाना या मास्क को केवल हाथ में लिए घूमना या गले के नीचे लटका देना या उससे नाक और मुंह को ढंग से नहीं ढकना, उससे भी जो हमने कार्य किया उसके हमें रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वह नहीं मिलेगा। तो हम हमेशा मास्क पहने, अपने फेस और नोज को कवर करके पहने, तरीके से उसका इस्तेमाल करें। दूसरा विषय है 2 गज की दूरी बनाकर रखें और इसी के साथ ही तीसरा मुख्य विषय है कि हम अपनी हैंड हाइजीन पर भी ध्यान रखें, समय समय पर अपना हाथ धोते रहें, क्योंकि चांसेस है कि अगर हमने किसी इंफेक्टेड सरफेस को टच किया तो उसके बाद अगर हमने आंख या नाक या मुंह को टच किया तो उसके द्वारा वायरस फिर हमारी बॉडी में जा सकता है। और इसी हैंड हाइजीन से लिंक्ड इशू है कि जो हमारी फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेज हैं, जैसे हमारी टेबल हो गई, हमारी डोर नॉब हो गई या हमारा आसपास का जो वातावरण है, हम उसमें रिक्वायर्ड सफाई बना के रखें। धन्यवाद। डॉक्टर एसके सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लव अग्रवाल जी के बाद मैं आपको 2 विषयों पर बताना चाहूँगा। नंबर 1 है हमारा जीनोमिक सीक्वेंसिंग और नंबर 2 हमारी बात है जो केरला के विषय में एक सेंट्रल टीम डिप्लॉय की थी भारत सरकार ने। आगे से लगा दिया, वाली पार्ट नहीं आया शुरू का। वो प्रेजेंटेशन इसमें नहीं, दूसरी वाली प्रेजेंटेशन है इसमें। नमस्कार। मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो था जो पहले के पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा इंसाकॉग जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग एक एक्टिविटी के रूप में लेता है, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, उसके बारे में कि आज की तारीख में हमारा स्टेटस क्या है। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक इंसाकॉग का नेटवर्क बनाया गया जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSIR, ICMR, NCDC और DBT के ऑर्गेनाइज लैब्स को लेके एक नेटवर्क बनाया गया जिसमें शुरू में 10 लैब थे और बाद में उसको एक्सपेंड करके उसमें जो है 18 लैब और जोड़े गए। तो कुल मिला के जो है 28 लैब आज की तारीख में हो गए। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव में जाएं तो इसका बेसिक पर्पस पहले था कि हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिटेक्ट करें, जिसमें अल्फा वेरिएंट मुख्य वेरिएंट था जो कि यूके में डिटेक्ट हुआ था। तो हम ये देखना चाहते थे कि क्या किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर के द्वारा ये वेरिएंट भारत में आ तो नहीं गया है, अगर आ गया है तो कितनी तादाद में आया है, कहां कहां पर आया है और आने के बाद उसने किस प्रकार का हमारे देश में सर्ज को या ट्रांसमिशन को इफेक्ट किया है। दूसरा हमारा ये था कि हमारे देश में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट में कोई कहीं वेरिएंट के द्वारा एक्सपोनेंशियल सर्ज तो नहीं देखने को मिल रही। तो इसी तहत हम लोगों ने महाराष्ट्र में सर्ज को देखा था और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये पता चला था कि उसमें डेल्टा वेरिएंट का मुख्यतः रोल था। तीसरी बात हमारी ये होती है जो आज की तारीख में हम सभी जगह देख रहे हैं दुनिया में कि डिफरेंट अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स आ रहे हैं और अलग अलग टाइप के वेरिएंट डिफरेंट टाइप के पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट्स को भी गाइड कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वायरस में, आरएनए वायरस में म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है और इस सामान्य प्रक्रिया के तहत वायरस अपनी जब कॉपीज बनाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है सेल के अंदर, तो कुछ म्यूटेशन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो 5 से 7% तक हम उसको स्वाभाविक मानते हैं। लेकिन अगर ये म्यूटेशन हमारे स्पाइक प्रोटीन के एरिया में हो या उस एरिया में हो वायरस के जिससे कि वो सेल को बाइंड करता है ACE2 रिसेप्टर को, तो वो किसी प्रकार का पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट कर सकता है। पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट से मेरा तात्पर्य यह है कि क्या वो ट्रांसमिशन बढ़ा रहा है, क्या वो हमारी डिजीज की सीवियरिटी को बढ़ा रहा है, क्या हमारे जो टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज हैं किसी RT-PCR टेस्ट की क्षमता को पे इफेक्ट कर रहा है, और चौथा क्या हमारी वैक्सीन जो आज की तारीख में लग रही है उसके प्रभाव को किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है। तो इन सबको हम इसको पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट।
तो इसी प्रकार जो मैं बताना चाहूंगा आपको, आज तक हम लोग दो किस्म के सर्वेलेंस कर रहे थे। पहला था जो हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो बाहर से आए हुए वेरिएंट को मॉनिटर करने के लिए। दूसरा था डेल्टा वेरिएंट के लिए हमने अपने देश में किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ रहा है। आज लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम नए म्यूटेंट देखें, क्योंकि म्यूटेंट किसी भी समय किसी भी पार्ट में देश के आ सकता है। तो एक WHO ने एक स्ट्रेटजी निकाली कि सेंटिनल साइट आइडेंटिफाई करके हर प्रदेश में हर जिले के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को होल जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत सीक्वेंस किया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या कहीं कोई ऐसा म्यूटेंट तो नहीं आ गया जिसके कारण आगे जाने पे एक हमको प्रभाव मिल सके पब्लिक हेल्थ। तो इसके लिए पूरे देश में सेंटिनल साइट बनाई गई। हर राज्य से कहा गया कि मिनिमम 5 लैब और 5 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करें एज सेंटिनल साइट और ये देखें कि ये सेंटिनल साइट एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट्स के सैंपल्स को रिप्रेजेंट करे। तो उनको रैंडमली वहां से सैंपल भेजने के लिए कहा जाता है। 15 सैंपल्स प्रति लैब प्रति वीक, और अगर मिनिमम जैसे कि आज की तारीख में हम सिनेरियो देख रहे हैं, कई जिलों में हमारे यहाँ 0 केस आ रहे हैं, तो उन जिलों में 15 दिन का हमने अंतराल रखा है, उसमें 15 सैंपल्स भेजे जाएंगे। तो ये हमारे डेजिग्नेटेड इंस्टाकॉक के लैब नेटवर्क में जाएंगे और उस लैब में इनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी। आज तक हमारे 277 सेंटिनल साइट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये सभी सेंटिनल साइट जुलाई के शुरू से ही रेगुलरली सैंपल्स भेज रहे हैं और 8000 से ऊपर सैंपल इन्होंने जुलाई के माह में भेजे हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो इसी प्रकार अब जो मैंने अभी आपको बताया था, 4 हमारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिनको हम मॉनिटर करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस, और 2 हमारे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो कि वेरिएंट्स को हम ये देख रहे हैं कि कहीं कि उसमें किसी प्रकार का पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट तो नहीं है। इसमें कप्पा वेरिएंट और B1617.3, ये 2 वेरिएंट को हम इस प्रकार से जांच रहे हैं। तीसरा हमारे जो मेन सैंपल हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं नंबर 1 कम्युनिटी से, नंबर 2 ट्रैवलर्स और उनके कॉन्टैक्ट से। अगर हम आज की तारीख तक के डाटा की बात करें तो इंसाकॉग नेटवर्क के तहत 58,240 सैंपल हम लोग देख चुके हैं और इनमें से 48,478 सैंपल्स में पेंगोलिन लीनिएज भी दिया जा चुका है। यह लीनिएज एक साइंटिफिक प्रक्रिया है और इसके तहत इसको देने के बाद हम लोग जायसेड में इसको सबमिट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर मैं आपको पूरे उसका परिदृश्य दिखाना चाहूं तो आप ये देखेंगे कि जनवरी माह से लेके जहां B1117 जो हमारा मुख्य वेरिएंट था, जो आपको नीले कलर में दिखाई दे रहा है, ग्रेजुअली वो कम होता गया और हमारा B1617.2 जिसको कि हम डेल्टा वेरिएंट के नाम से जानते हैं, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो मई जून से लेके आज जुलाई तक ये काफी हद तक 80 to 90% तक वेरिएंट्स जो हमारे इसी प्रकार के हर लैब के प्रोपोर्शन से आ रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा एक डेल्टा प्लस का जो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। आज तक हम लोगों ने 86 सैंपल्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया और डेल्टा प्लस वेरिएंट आज जिसको हम कहते हैं AY1, AY2, AY3 और AY एक और डेल्टा का वो निकला है जिसमें 501 एक और न्यू जीन पाई है, वो सिर्फ एक ही सैंपल में मिला है और महाराष्ट्र के, तो वो एक और है। तो 4 प्रकार के वेरिएंट्स को हम डेल्टा प्लस की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हमारे पास आज तक जो वेरिएंट आए हैं डेल्टा प्लस। लेकिन मैं इसमें एक बात आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, 4 महीने के अंतराल में मार्च से लेके आज तक 86 वेरिएंट्स का आना और विभिन्न जगहों पे आना, किसी एक जिले में सर्ज न बताना और किसी एक राज्य में यह सीमित न रहना, इस बात को इशारा करता है कि इसमें किसी भी प्रकार के एक्सपोनेंशियल सर्ज को देने की क्षमता हम लोगों ने अभी तक एविडेंस के रूप में नहीं पाई। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इस वेरिएंट ने कहीं पे भी अपने ट्रांसमिशन से इतना हमको एक्सपोनेंशियल सर्ज को नहीं जन्म दिया। नेक्स्ट प्लीज। तो मैं जो आपको बता रहा था, नए वेरिएंट के लिए एक नई स्ट्रेटजी इजाद के जो हमारे भारत सरकार की तरफ से स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है, वो है एक रैपिड रिस्पांस स्ट्रेटजी। जैसा आप सबको ज्ञात है कि हर नए म्यूटेंट के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में समय लगता है और जीनोम सीक्वेंसिंग एक RT-PCR या दूसरे तरह का टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट हमको जीनोमिक वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। तो आवश्यक है कि जैसे ही म्यूटेंट का हमको लैब के द्वारा पता लगे, उसका कम्युनिटी में ट्रैकिंग और कम्युनिटी में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तेजी गति से की जाए। तो इसके तहत हर जिले में
हर राज्य में हम लोगों ने, हर जिले में नहीं, हर राज्य में और मेडिकल कॉलेज लेवल पे एक रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए हम लोगों ने राज्यों से अनुरोध किया है और कई राज्यों ने इसके ऊपर कार्यवाही भी चालू कर दी है। जैसे ही नया म्यूटेंट आएगा, वो म्यूटेंट राज्य को, जिले को बताया जाएगा, सेंटिनल साइट को। इमीडिएटली जैसे ही पोर्टल पर लैब अपलोड करेगा तो राज्य की ये जिम्मेवारी बनेगी कि रैपिड रिस्पांस टीम जाके उस पर्टिकुलर म्यूटेंट वाले केस से व्यक्ति से संपर्क करेगी और उस रैपिड रिस्पांस टीम में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्ट और एक क्लिनिशियन होगा जो कि ये देखेगा कि क्या डिजीज की सीवियरिटी है, उसके कांटेक्ट से एडिशनल सैंपल्स लेगा और उन सब सैंपल्स को सीक्वेंसिंग के लिए भेजेगा। और चौथा ये निर्धारित करेगा कि उसके जो कांटेक्ट्स हैं और उसके जिले में किस प्रकार का फैलाव है, किस प्रकार की सीवियरिटी है, किस प्रकार की उसको जो है पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट को जन्म दे रहा है। तो इसके लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म के तहत यह रैपिड रिस्पांस स्ट्रेटेजी ईजाद की गई। नेक्स्ट, आगे जैसे मैं आपको बता रहा था केरल के बारे में, जो सेंट्रल टीम के बारे में, तो एक सेंट्रल टीम आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत सरकार के निर्देश पे एक 6 सदस्यीय सेंट्रल टीम को केरल राज्य में भेजा गया था और इस टीम का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये टीम ये देखे कि केरल में जो पिछले 45 से ज्यादा दिनों से एक 10% से ज्यादा की पॉजिटिविटी का ट्रांसमिशन चल रहा है, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और इसमें किस प्रकार से राज्य और केंद्र साथ में मिलकर सहयोग के तहत इसको किसी तरीके से कंटेन कर पाएं। तो इसी के तहत ये टीम का गठन किया गया और टीम ने जाने के बाद सबसे पहले उसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहली चीज, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट स्ट्रेटजी किस प्रकार से लागू की जा रही है। दूसरा, सर्विलेंस और कंटेनमेंट, जिसमें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक मुख्य बात थी, उसका हम लोगों ने अवलोकन किया और ये भी देखा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हॉस्पिटल में कितनी सर्ज कैपेसिटी है, हॉस्पिटल में किस प्रकार की क्षमता और लॉजिस्टिक्स उपलब्ध है, जिस प्रकार से कि अगर सर्ज बढ़ती है, किसी प्रकार से पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो क्या हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डील करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किया गया है कि नहीं। और तीसरा, हमने वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस को भी देखा। नेक्स्ट, ये केरला के हमारे 8 राज्य डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें के सेंट्रल टीम ने खुद व्यक्तिगत रूप से भ्रमण करके इन सभी पैरामीटर्स को एसेस किया। नेक्स्ट, अगर हम देखें कुछ पैरामीटर्स की मुख्य बात करें तो हम ये पाएंगे कि हमने जो केरला में जो केस लोड है और जो पॉजिटिविटी ट्रेंड है, पूरे ही जिलों में पॉजिटिविटी ट्रेंड 10 से ऊपर पाया और इसमें कुछ जिले जो है खास तौर पे चिन्हित किए जा सकते हैं जिनमें कि पॉजिटिविटी एक बढ़ते हुए इशारा हमको दे रहा है, जिसमें मलापुरम खास तौर पे, कोझिकोड दूसरी तरीका से है और पट्टनमथिट्टा तीसरा जिला है जहां पे कि हमने पाया कि पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ को जा रहा है। इसी प्रकार हमने देखा कि वहां पर 80% ऑफ केसेस दूसरे राज्यों की तरह ही डेल्टा वेरिएंट के द्वारा पाए गए। सीरो सर्वे आप सबको ज्ञात है कि आईसीएमआर ने जो सीरो सर्वे किया उसमें सीरो पॉजिटिविटी 44% पाई गई राज्य में। और वैक्सीन के कवरेज की अगर हम बात करें तो पहले वैक्सीन डोज की कवरेज 54% राज्य में थी और दूसरे वैक्सीन डोज की कवरेज 23 से कुछ ज्यादा जो उसमें हमने आबादी में पाई। और वैक्सीनेशन का अगर वो देखें तो उनका जो प्रति राउंड जो है 5 लाख तक वो लेके गए, ये एक काफी प्रशंसा की विषय है। नेक्स्ट, तो ये मैं दिखाना चाहूंगा 2 चीजें। पहली चीज के 1 महीने के पिछले डाटा को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि केसेस पर मिलियन 7 दिन के दौरान पूरे ही जिलों में रेड जोन में आते हैं, मतलब कि 1,500 से लेके 2,000 तक केस पर मिलियन की दर से वहां पे सभी जिलों में है। मतलब एक ट्रांसमिशन एक काफी तेजी गति से वहां पर लगातार चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें मैं 2 चीजें आपको दिखाना चाहूंगा कि जब अप्रैल के माह में 2 अप्रैल के बाद यहां पर राइज चालू हुआ, जैसा कि देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ था, तो पॉजिटिविटी 5.5 से लेके बढ़ती हुई करीब 30 के नजदीक तक पहुंची, 28 तक पहुंची और उसके बाद पॉजिटिविटी जब डिक्लाइन होना चालू हुई, नेक्स्ट प्लीज, तो 19 जून के तकरीबन हम कहेंगे कि पॉजिटिविटी 11 तक आ गई और इसमें लॉकडाउन का मुख्य रूप से प्रभाव रहा जिसने कि पॉजिटिविटी को एक डिक्लाइन में मदद की। लेकिन जो दूसरी जगह राज्यों में हमने देखा कि ये सेकंड सर्ज में जिस तेजी से ग्राफ ऊपर बढ़ा था उससे ज्यादा तेजी से ग्राफ नीचे गिरा था, तो ये तेजी जो हमको केरल में नहीं देखने को मिली और उसके बाद से 19 जून के बाद से लेके आज तक
पूरी पॉजिटिविटी हमारी 10 के आसपास ही घूमती रही। तो ये एक खास चिंता का विषय है। और अगर हम आखिरी में देखें तो पॉजिटिविटी एक ऊपर की तरफ बढ़ती हुई को इशारा देती है 13.3, और कई जिलों में हम देखेंगे कि पॉजिटिविटी 16 तक जा चुकी है। और अगर हम जिले में थोड़ा और माइन्यूट में जाएं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर जिले में करीब 3 से लेकर 5 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एरिया ऐसे हैं जिनमें की पॉजिटिविटी 20 और 21 तक भी हमने पाई। नेक्स्ट। तो ये एक खास हमारे लिए चिंता का विषय है। इसको हमने जीनोमिक वेरिएशन से भी स्टडी करने की कोशिश की। तो अप्रैल में जैसा कि आप देखेंगे सभी डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स हमको केरल के अलग अलग राज्यों में मिले। ये पूरे 14 जिलों का वहां पे विवरण है। तो शुरू में जो वहां पे मिला था हमको B1617.3 जो मुख्य वेरिएंट था, जो कि महाराष्ट्र की तरह ही यहां पर भी हमको पाया, और बाकी सब वेरिएंट थोड़ी थोड़ी मात्रा में थे, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन हम यही देखेंगे तो मई में पूरा सीन चेंज हो गया, जैसा कि देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ कि डेल्टा वेरिएंट ने बाकी सभी वेरिएंट को टेक ओवर कर लिया। और इसमें खास तौर से आप 2-3 त्रिशूर और ये जिले देखेंगे जिनमें कि पूरी तरह से 90% तक डेल्टा वेरिएंट कवर कर चुका था। और इसी का अगला नेक्स्ट दिखाएंगे। इसमें अगर आप देखें दोनों महीनों के केस का राइज को अगर कंपेयर करेंगे तो ब्लू बार आपको जो मई के महीने में केसेस हैं जो डेल्टा वेरिएंट के एकदम से सबको टेक ओवर करने के बाद एक्सपोनेंशियल सर्ज मिली, जिसमें कि पॉजिटिविटी 28 से लेकर 30% तक भी गई। तो ये हमको दिखाता है कि कैसे हमारे मई में केसेस बढ़े। तो डेल्टा वेरिएंट का डैमेज जो है जो सब जगह हमने देखा, और केरल में कुछ ज्यादा समय तक चला, मई के एंड तक, क्योंकि उसकी एंट्री भी थोड़ी सी लेट हुई थी। नेक्स्ट प्लीज। तो अब आते हैं हम मुख्य ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने पाए वहां पे। एक तो कंटेनमेंट जोन हम लोगों ने खास तौर पे देखा। इन कंटेनमेंट जोन में हमने कोशिश की इस बात को जानने की क्या कंटेनमेंट जोन की बाउंड्रीज किस प्रकार से हैं, पेरीमीटर कंट्रोल वहां पे किस प्रकार है। तो हमने ये देखा कि जो बाउंड्रीज डिजीज के हिसाब से ना होके एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से बाउंड्री की गई थी, जो कि एक थोड़ा सा उसमें चेंज करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इन बाउंड्रीज को उनने एरियाज को उनने क्लासिफाई किया था A, B और C, D कैटेगरी में इसमें, और इसका रिव्यू वो 7 दिन में करते हैं। तो 7 दिन एक थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से पीरियड पर्याप्त नहीं होता। अगर हम 14 दिन में रिव्यू करेंगे, क्योंकि जो केसेस में ट्रांसमिशन हो चुका है वो 14 दिन के अंदर किसी न किसी रूप में हमको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए एक अप्रोप्रिएट टाइम 14 दिन होगा। और भी अगर हम उसको स्ट्रिक्टली देखें तो हमको ये देखना बहुत आवश्यक होगा कि पेरीमीटर के बाद एक बफर जोन क्रिएट की जाए, और बफर जोन में भी हमने केसेस का ट्रेंड किस प्रकार चल रहा है ये एक देखने वाली बात है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने उनको ये इस बात की सलाह दी। और आगे नेक्स्ट प्लीज। दूसरी चीज हमने टेस्टिंग के बारे में देखा कि टेस्ट पॉजिटिविटी जो है 10 से लेकर 14% तक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कई जगह 15 से लेकर 20% भी है। इसमें मैंने अभी ये जिक्र किया आपको। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक खास तौर पे हम लोगों ने जिसमें कमी महसूस की वो थी कि एक केस के लिए सिर्फ 1.2 और या 1.7 तक कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं, मतलब प्रति केस 2 कॉन्टैक्ट से ज्यादा भी ट्रेस नहीं किए जा रहे। तो ये एक मुख्य लेक्यूना जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ घर के आदमी को ही कॉन्टैक्ट मानेंगे तो भी हमारा ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम है। और इसके साथ ही मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अगर आप आरटी वैल्यू की बात भी करें जो 0.8 थी जून 1 को, वो आरटी वैल्यू उसके बाद से लगातार हमने एक उसमें बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा जो कि 1.2 तक पहुंच गई थी। और इसी के साथ एक और चीज है जो लोगों में एक कोविड फैटीग जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हमको बताया कि इतने समय तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते करते, जो कि हम लोग सभी जगह सामान्य तौर पे देखते हैं, वहां भी हमें इसका एक लक्षण देखने को मिला। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम देखें कि वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो नॉर्दर्न पार्ट की डिस्ट्रिक्ट में जैसे जिसमें किन्नौर आता है, जिसमें मलापुरम आता है, कोझिकोड आता है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में बेड ऑक्यूपेंसी काफी हाई थी। और पर्टिकुलरली आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड 70 से लेकर 90% तक हमको भरे हुए मिले। मतलब ये कि अगर वहां पॉजिटिविटी इससे आगे बढ़ती है, जैसा कि मलापुरम में हमने 16 से ऊपर पॉजिटिविटी देखी, तो ये संभावना काफी है कि वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेन पड़ेगा। लेकिन उनका कहना यह था कि वो आसपास की डिस्ट्रिक्ट से उसको मैनेज करके वो कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बात पर उनको इशारा किया कि अगर संभावना हो तो निश्चित रूप से बेड स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी होंगी तो ज्यादा ठीक हो। एक और बात जो देखने में आई कि प्राइवेट सेक्टर में बेड ऑक्यूपेंसी ज्यादा थी बनस्पत गवर्नमेंट सेक्टर के। इसी प्रकार एक खास तौर पर जो डेथ के बारे में हम कहेंगे, 25 से लेकर 30% तक डेथ जो है हमारी हॉस्पिटलाइजेशन के 72 घंटे के अंदर हो रही थी। इसको भी हमने उनके डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ बैठ के इस पर चर्चा की।
एक खास बात थी कि जो है होम आइसोलेशन, 70 से लेके 80% तक केसेस होम आइसोलेशन में थे। और अगर होम आइसोलेशन के केस की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी और उनमें प्रॉपर होम आइसोलेशन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं होगा तो होम एक बहुत ट्रांसमिशन का जरिया बन सकते हैं। और यही हमने वहां पे पाया कि इंट्रा हाउस होम ट्रांसमिशन इज वेरी हाई। और ये हमने देखा कि होम से जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो क्लस्टर्स को जन्म दे रहा था। और एक एरिया जो एक समय रेड में है और फिर वो इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स कारण ग्रीन में चला जाता था, लेकिन समय के साथ अगले 15-20 दिन में या 1-1.5 महीने के बाद अगेन वो रेड में आ जाता था। मतलब कि लो लेवल का ट्रांसमिशन कंटिन्यू था। और लो लेवल का ट्रांसमिशन अगर इस प्रकार के घरों में, जो कि केरला की पिकुलरिटी है, आप सभी को मालूम है कि वहां पे रूरल अर्बन डिवाइड जो है बहुत ही फेंट है। मतलब जिस प्रकार से नॉर्थ में हमको एरियाज मिलते हैं जहां पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले टाउनशिप हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले विलेजेस भी हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे पास खेत वगैरह आ जाते हैं और एक नेचुरल बैरियर टाइप का आ जाता है इन्फेक्शन के स्प्रेड का, जो कि केरला के हाउसेज में एक कंटिन्यूअस लीनियर वे में स्प्रेड है। तो अगर 10% हाउसेज पूरे लीनियर वे में पूरे अक्रॉस द स्ट्रिप केरला में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उन होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है और अगर वो होम में कन्फाइंड नहीं है तो एक बहुत अच्छे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के सोर्स बन जाते हैं। और ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का सोर्स ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल ज्यादा होने से एक कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन को जन्म देता है। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम वहां की स्ट्रेटजी की बात करें तो वो पॉजिटिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस पे ज्यादा स्ट्रेस उनका था कि हम लोग नए केसेस को डिटेक्ट करते जाएंगे और उन केसेस को आइसोलेशन में लेंगे। लेकिन अगर ट्रांसमिशन को कट करने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो एक हमको केसेस में ट्रांसमिशन मिलता रहेगा और नए केस आते रहेंगे, जो कि हम लोगों ने शुरू से इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि टू कट द चेन ऑफ ट्रांसमिशन हमारा मुख्य हथियार होना चाहिए। वैक्सीनेशन द्वारा हमको इम्यूनिटी मिलना ज्यादा अच्छा है बनस्पत इसके कि हम एक अनकंट्रोल्ड वे में ट्रांसमिशन को कम्युनिटी में फैलने दें और ये अपेक्षा करें कि वो ट्रांसमिशन हमको एक्सपोजर इम्यूनिटी प्रदान करेगा। और एक्सपोजर इम्यूनिटी अगर ऐसे चलती है तो कभी भी ट्रांसमिशन हमारे हाथ से निकल सकता है और एक बढ़ सकता है। और अगर हम आगे की बातें करें तो जिस प्रकार वो अनलॉकिंग वहां पर चल रही है, आने वाला ओणम का फेस्टिवल है और इसी प्रकार वहां से टूरिज्म भी स्टेट ने ओपन किया है, तो ये कुछ चैलेंजिंग सिनेरियो वहां के लिए क्रिएट करते हैं जो कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन में काफी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें तो करीब वहां पे केसेस काफी हद तक बढ़ सकते हैं जैसा कि अपेक्षा है, लेकिन स्टेट ने इसको काफी सीरियसली लिया है और स्टेट ने अपनी टेस्टिंग वगैरह को काफी बढ़ाया है, होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग को काफी इफेक्टिव रूप से लिया है और उसका हमें फल भी देखने को मिल रहा है कि 2 जिलों में वहां खास तौर पर पॉजिटिविटी ट्रेंड्स में कमी आई है। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम यूनिक उसकी बात करें कि वहां पे जो डिमार्केशन स्टेट का है वो रूरल अर्बन में बहुत कम है और जिस प्रकार का नॉर्थ में है उस प्रकार का नहीं है। एनसीडीज पर्टिकुलरली डायबिटीज का प्रेवलेंस वहां पर 30% तक है। ये एक और फैक्टर है जो कि वहां के डिजीज प्रेवलेंस में सहायता दे रहा है, क्योंकि डायबिटीज के साथ इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। सीरो प्रेवलेंस 44%, मतलब 55% आबादी अभी भी ससेप्टेबल है। तो जो गैप हम अगर देखेंगे नॉर्दर्न सीरो पॉजिटिविटी में और केरल की सीरो पॉजिटिविटी में करीब 20% का है। इस 20% का सीरो पॉजिटिविटी एक ससेप्टेबल पूल को जन्म देता है और ये ससेप्टेबल पूल लगातार ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरिएंट 88 to 90% हमारा डेल्टा वेरिएंट है और हाई नंबर ऑफ केसेस ऑफ री इन्फेक्शन भी हमने वहां पर नोट किए, पर्टिकुलरली पटनम थिट्टा में और फर्स्ट और सेकंड डोज में। सेकंड डोज के कंप्लीट इम्यूनाइजेशन के बाद भी हमें 5000 केस करीब ऐसे जो हमारे कलेक्टर साहब ने हमको बताए कि वो इस प्रकार से हैं कि पूरा वैक्सीन कवरेज के बाद भी हमको उसमें इन्फेक्शन मिला। इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और स्टेट के साथ मिलकर इसके ऊपर चर्चा भी चालू है कि ये किस प्रकार के केसेस हैं। इसी प्रकार हाई एल्डरली पॉपुलेशन जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरला में ज्यादा होने की वजह से ये भी एक बड़ा ससेप्टेबल पूल में डिजीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म वहां पर ओपन है तो और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो ये भी एक इन्फेक्शन का जरिया ट्रांसमिशन आगे फैल सकता है। और आगे इसी का फलस्वरूप हमने देखा केरल के जो ये कर्नाटक के जो उडुपी वगैरह जो पास के जिले हैं उन जिलों में भी ट्रांसमिशन हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां पर अच्छा है और पहली सर्ज के दौरान जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन,
ने उनको काफी हद तक इस बात सस्पेक्टेबल पूल को एक्सपोज होने से रोक के रखा। तो ये भी एक उनका दोनों का मतलब एक सम्मिश्रण है कि एक तरफ तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उन लोगों ने फॉलो किया, लेकिन आज के तारीख में उनका जो है ट्रांसमिशन चेन को कट करने के उपाय थोड़े से लिमिटेड हैं और उन पर स्ट्रेस करने की जरूरत है। जैसा कि अभी बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें हर प्रकार के वेरिएंट से भी बचाएगा और हम लोगों को ट्रांसमिशन कट करने में मदद करेगा। धन्यवाद। डॉक्टर विके पॉल जी। थैंक यू डॉक्टर सिंह, थैंक यू लव। ओवरऑल पिक्चर में वी आर हॉवरिंग विद अ रिप्रोडक्शन नंबर अराउंड 1 और कुछ स्टेट्स में मोर देन 1 है, उसको आज फिर दर्शाया गया और इंक्रीजिंग ट्रेंड भी है, वो एक कॉज फॉर कंसर्न है। तो अगेन अ वेरी प्रोफाउंड वर्ड ऑफ कॉशन, एडवाइस ऑफ कॉशन। हिमाचल likely increasing 1.3, Punjab increasing 1.3, Uttar Pradesh likely increasing 1.1, Gujarat, Madhya Pradesh 1.1. So this shows that although there is a stabilization in the number of cases, we still have significant reasons to be concerned and significant reasons for us to be vigilant and significant reasons for us to enforce pandemic control measures in every possible way. केरल के बारे में डॉक्टर सिंह ने बहुत डिटेल में हमें क्लैरिफाई किया है और ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करी है। क्लियर है कि वहाँ पे जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। हमें स्प्रेड को एक्सेप्ट नहीं करना है। एक मेन मैसेज अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी रही है, की बात नहीं करते, हम कंटेनमेंट की बात करते, हम रोकने की बात करते और जितना रोकेंगे उतना ही अच्छा है। और इसी को WHO भी पूरी तरह से इसी स्ट्रैटेजी को हमेशा एम्फेसाइज करते हैं। हमें रोकना है और हमें जो सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी लानी है वो वैक्सीन से लानी है, इन्फेक्ट होके नहीं लानी है। 44% सीरो पॉजिटिविटी रहा, तब तक वहाँ पे पेंडेमिक को कंट्रोल में रखा गया, जनता ने साथ दिया। लेकिन अभी उसके ऊपर अगर पॉजिटिविटी लानी है तो वो वैक्सीन लगा के लगानी है और उसको वो कंटेनमेंट के मेजर्स हमारे पूरे जोरों से चलते रहने चाहिए। यही मैसेज इमर्ज होता है। एक और क्लियर मैसेज आपके सामने प्रस्तुत हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट इज रूलिंग द नेशन, इनफैक्ट रूलिंग द वर्ल्ड। सब जगह यू कैन सी द स्प्रेड ऑफ डेल्टा वेरिएंट, ह्यूज डोमिनेंट पिक्चर लेके चला है और बाहर भी अब सारे दुनिया में ही लगभग डेल्टा ही राज कर रहा है। इसी वेरिएंट की वजह से अपसर्ज ऑफ केसेस हुई है बहुत सारे देशों में। मेरे सामने WHO की बिल्कुल एक अपडेटेड रिपोर्ट है जिसमें कि डेल्टा वेरिएंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेस्ड ऑन द मोस्ट करंट एविडेंस एंड डेटा आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर। डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, फैलता है, अटैक रेट ज्यादा है। अगर हम अभी तक इसको सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें, जो ओरिजिनल वायरस था अगर उसकी स्पीड हम 100 माने ट्रांसमिसिबिलिटी, तो जो अल्फा वेरिएंट आया जो ओरिजिन जिसका यूके में था तो वो 60% उससे ज्यादा था, 160। डेल्टा वेरिएंट उससे भी 60% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, 250। तो जो इसकी ये ताकत बढ़ी है फैलाने की, ये इंक्रीजिंगली सामने आती जा रही है। इन चीजों में वक्त लगता है और ये ग्लोबल रिव्यू के बेस पे एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो साइंस की इमर्ज हो रही है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वी नो इट, हमारी टीम्स ने भी अच्छी तरह से इस चीज को एस्टैब्लिश किया है। सो द ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है का मतलब है कि एक व्यक्ति से बहुतों को लगता है और ये भी लग रहा है कि ये थोड़ा तेज गति से पकड़ता है। जो वुहान चाइना में जो कुछ नया एविडेंस आ रहा है कि वायरस की को एक्सपोज होना और इन्फेक्शन होना, अफेक्ट होने में जितना इंटरवल है इस वेरिएंट में इंटरवल कम है और इन्फेक्शस बहुत होता है। लोड वायरस का जब व्यक्ति अफेक्ट होता है ज्यादा होता है एंड देयरफॉर दैट एक्सप्लेन्स
why it is transmissible, why it is more, why it is associated with more secondary attack rate. सेकेंडली ये भी इमर्ज होता है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन को एनहांस करता है, खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है जो पुराने वेरिएंट है, ये भी एक क्लियरली इमर्ज हो रहा है। फॉर्चुनेटली ये भी क्लियर है कि वैक्सीन, और हमने यहाँ से भी डेटा दिखाया है, हमारे वैक्सीन कारगर हैं और सीवियर डिजीज और मोर्टेलिटी को बचाते हैं। इसी वेरिएंट की जो सेकेंड वेव में इसकी प्रेजेंस रही है, वी हैव शोन डेटा रिपीटेडली that the vaccines are effective in reducing these severity of, reducing the prevalence of severity of disease, incidence of severity of disease, mortality, and that also is a fact. So in terms of public health understanding of this variant, we are much better placed today. We also have seen a very clear, emerging clear knowledge today that Delta plus variant, जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया कि जहां जितना भी दिखाई दे रहा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस ओवर एंड अबव डेल्टा के नहीं है। जैसे इसका स्प्रेड है, इसमें ऐसा एविडेंस नहीं अभी कोई दिखाई दे रहा कि डेल्टा का जो पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस है, जिसको कि मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, ओवर एंड अबव इसका कोई एडवर्स कोई सिग्निफिकेंस है, ऐसा अभी तक इमर्ज नहीं हुआ। ये हमारे इंसाको के बहुत सिस्टमैटिक हाई क्वालिटी काम का एक निष्कर्ष है, इंटरिम है। जैसे जैसे और डेटा आएगा, ये सब नॉलेज को हम अपडेट करके प्रस्तुत करते रहेंगे। लास्टली, सिंस वी मेट लास्ट, 50 करोड़ डोजेस वैक्सीन की का माइलस्टोन हो गया, मोर देन हाफ अ बिलियन डोजेस, 51 crore doses have been administered, and also you've seen that the average this month is now more than 49 lakh doses per day. So this is a quick update for the day. I like to emphasize once again, no time to lower the guard, vigilant, care, preparedness, COVID appropriate behavior, compliance with mask, face mask, compliance with avoiding crowds, not creating crowds, not having crowd even in closed rooms, avoiding unnecessary travel. All those precautions continue to be very, very important for us. Thank you. Thank you, sir. We will now take a few questions. 19. सर, मेरा सवाल डेल्टा वेरिएंट को लेकर है। जिस तरीके से आपने बताया, WHO भी कह रहा है कि सब जगह डेल्टा वेरिएंट घूम रहा है और राज कर रहा है। तो पहला तो ये कि कुछ देशों में बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो रही है या कुछ नेशंस ऐसा सोच भी रहे हैं। भारत में भी कुछ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो रहे हैं। हालांकि वैक्सीन से ज़्यादातर देखा गया है कि मौत नहीं होती और हॉस्पिटलाइजेशंस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। बूस्टर डोज को लेकर नेगवैक का क्या सोचना है? क्या ये सही वक्त है इस पर सोचने का, या आने वाले समय में भारत में भी बूस्टर डोज दिया जा सकता है? कौन कौन एलिजिबल होंगे जिनको देना चाहिए? The point is very valid. In fact, NAGVAC ने अपनी लास्ट मीटिंग में इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करी। I would say we are watching the signs of the need for such imperatives very carefully. Global work, as also you may know that some studies in the country have been going on and are being instituted. तो इसको बहुत गहराई से, बहुत नजर से इसके ऊपर वॉच किया जा रहा है। As you know that WHO has called for a moratorium on booster doses. कुछ देशों ने इसको शुरू किया है। तो लेट्स वॉच दिस स्पेस। जैसे जैसे एविडेंस, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है इसके बारे में, इसको आगे लेके आएंगे। एंड वर्क इन प्रोग्रेस लेना चाहिए। साइंस इज स्टिल इमर्जिंग इन दिस एरिया। सर, विद योर परमिशन, आई जस्ट लाइक टू ऐड, मैम, जैसे अभी आपने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के बारे में कहा है, तो हमारी आपके द्वारा सबसे फिर से एक विनती है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा है कि अगर हम वैक्सीन लगा भी लेते हैं तो हमें रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस एज ए न्यू नॉर्मली अपनी लाइफ को उसको एक उसी तरीके से करते रहना है। और जब हम वैक्सीन डोज लेते हैं तो उसके बाद समय लगता है जब बॉडी में उसका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आज हमने वैक्सीन लगाई और हम सोचे कि अब हम हर तरह से सेफ हैं और हम कोई भी प्रिकॉशन ना लें, हम
जो एक इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन बोलते हैं कि तब जाकर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आपके अंदर, बॉडी के अंदर आएगा, उस टाइम तक अगर हम कोई प्रिकॉशन फॉलो ना करें तो टू दैट एक्सटेंट हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। यह पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीन डोज लगाने के बाद भी जो प्रिकॉशंस उसको फॉलो करें। एक और मुख्य अंश हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमने इस मंच पे बात की कि हमारे देश का रिकवरी रेट 97.45% हो गया है। तो अभी ट्विटर पर किसी एक व्यक्ति ने लिखा तो फिर मास्क उतार दो। तो यह जो अप्रोच, यह जो एक थिंकिंग कि हम इस मंच से हमेशा एक बात आपके द्वारा सबसे कहना चाहेंगे कि ये पेंडेमिक हमें एक सिखाता है कि हमारी लाइफ में एक न्यू नॉर्मल आया है। वह न्यू नॉर्मल है कि जो हमें कोविड से संबंधित या इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिकॉशन से संबंधित जो प्रिकॉशन लेनी है वो कंटिन्यूड बेसिस पर लेनी है। तो हम आपके द्वारा दूसरा एक विषय जो कुछ समय पर यहां पर भी एक सुनने को मिलता है कि साहब थर्ड वेव आने तक एंजॉय कर लो, तो यह भी एक भ्रांति है। हमें सबको समझने की जरूरत है, वेव इज नॉट द इश्यू फॉर डिस्कशन, सर्ज इज द इश्यू फॉर डिस्कशन। क्या हम कितना इन्फेक्शन फैलने दे रहे हैं? हमने आज आपसे कहा है कि कोविड को कंट्रोल करना हर मनुष्य के हाथ में। मैं अपनी प्रिकॉशन रखूंगा तो मैं कोविड को कंट्रोल कर सकता हूं, समाज का हर मेंबर अपनी प्रिकॉशन रखेगा तो हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। तो विषय यह नहीं कि थर्ड वेव आने तक हम एंजॉय कर लें और हम पार्टीज करें, हम फंक्शंस करें, तो ये बुलावा देने के बराबर है। तो हम आपके द्वारा सबसे विनती करेंगे कि जो प्रिकॉशंस है वो जब केसेस पीक पर थे तब भी लेनी है, जब केसेस कम होते हैं तब भी लेनी है, और कंटिन्यूड बेसिस पर लेनी है, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो एडिशनल पॉइंट पे याद दिलाए जा सकते हैं, जाने चाहिए। पहली बात है, सेकेंड डोज जरूर लगवाइए। जिसको एक डोज लग गई है वो दूसरी डोज लगाए, पूरी प्रोटेक्शन से के लिए वो जरूरी है। और गवर्नमेंट ने गाइडेंस दी है कि सेकेंड डोजेस को प्रायोरिटाइज करा जाए। दूसरा, जिनमें को मोबिडिटीज हैं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, कैंसर थेरेपी पे हैं जैसे व्यक्ति या कैंसर उनमें इलाज हो रहा है, प्लीज मेक श्योर कि उन व्यक्तियों में तो और भी जल्दी से, और भी तेजी से, और भी केयरफुल होते हुए हमें वैक्सीन लगवाने हैं। ये बहुत जरूरी है। ये दोनों पॉइंट्स भी जनता तक, हम सब तक पहुंचने चाहिए। 175। सर, सवाल ये कि दिल्ली ने कहा है कि हमसे नहीं पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत का डेटा नहीं मांगा गया था, तो कितने राज्यों से मांगा था, किन्होंने कितनी बताया सर? और क्या एएचपीआई से आपने कहा है कि सीएसआर फंड का उपयोग करें टीचर्स को वैक्सीनेशन करने के लिए ऑक्सीजन से मौत की कमी पे? देखिए, इसके विषय में जैसे हमने पार्लियामेंट के संबंधित विषय में यह डिस्कशन आया था, तब हमने बताया था, और हम आपके द्वारा फिर सबसे अवगत करना चाहेंगे कि शुरू से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रही है तब यह माना गया है कि टाइमली रिपोर्टिंग is going to be very crucial in terms of management of any infectious disease and equally true with COVID also। तो उसके लिए ही ICMR की तरफ से कि आप डिजीज को कौन सी डेथ कोविड डेथ में आएगी, कौन सी डेथ कोविड डेथ में नहीं आएगी, उसको WHO को ICD-10 क्लासिफिकेशन के तहत आप हमारे को डेली बेसिस पर बताइए किस जिले में कितनी डेथ हुई। वह डेटा हम स्टेट से लेकर रेगुलर बेसिस पर पब्लिश करते हैं। दूसरा विषय जो हमने स्टेट के साथ डिस्कस किया था कि इक्वली इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ डेथ, और उसको जिसको हम डेथ ऑडिट बोलते हैं, जिसके बारे में ऑलमोस्ट एवरी वीडियो कॉन्फ्रेंस या डिस्कशन स्टेट के साथ शुरू से रहा है कि आप हमेशा जब भी कोई डेथ होती है उसका कॉज ऑफ डेथ भी एनालाइज करें। कारण से अगर हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे तो पता लग सकता है कि कोई एक कारण था जिसकी वजह से वह डेथ में प्रेसिपिटेट हुआ, उसके करेक्टिव एक्शन क्या लेने हैं उस पर बात करते हैं। तीसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में हमने स्टेट को इस बारे में भी अवगत कराया कि जब आप डेथ ऑडिट करें उसके साथ साथ अपने यहाँ जितनी भी डेथ होती है उनको इस तरीके से भी एनालाइज करें कि कितनी डेथ होम आइसोलेशन में हुई, कितनी डेथ हॉस्पिटल में आने के 24 घंटे के बाद हुई, कितनी 48 घंटे के बाद हुई, कितनी 72 घंटे के बाद, और कितनी उसके बाद भी हुई। अब इसका पर्पस क्या है कि अगर हमारे यहाँ पर होम आइसोलेशन में अधिक डेथ रिपोर्ट होती हैं तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइन के फॉलोअप में कहीं ना कहीं कोई कोताही है जिसको हमें इंप्रूव करना है।
अगर कोई डेथ 24 से 48 घंटे के बीच में अगर डेथ फैसिलिटी में आके रिपोर्ट होती है तो इससे यह एक इंडिकेशन पता लग सकता है कि क्या वह केस हमारे यहाँ लेट पहुंचा हॉस्पिटल में, यानी कि इसका मतलब जो हमारा प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट हु नीडेड हॉस्पिटल बेड फ्रॉम फील्ड टू उसका हॉस्पिटल का, उस प्रोसेस को हम एनालाइज करके उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। 72 घंटे के बाद अगर कोई डेथ हो रही है तो हम उसको उस ढंग से भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कारण रहा। अगर पेशेंट हमारे पास राइट टाइम पर भी पहुंचा और उसकी कंडीशन रिलेटिवली स्टेबल थी तो क्या कहीं हमारे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ड्रग प्रोटोकॉल जो उस हॉस्पिटल में फॉलो किया जा रहा है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। दूसरा, हमने स्टेट को इस बेसिस पे भी एनालाइज करने को बोला है कि आप अपने स्टेट के जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं उनकी फैटेलिटी रेट को भी एनालाइज करें। उससे आपको यह पता लग सकता है कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल अच्छे ढंग से मैनेज हो रहा है और दूसरे पर्टिकुलर हॉस्पिटल में क्या एक इंप्रूवमेंट की जरूरत आ सकती है, उस पर भी कार्य हो। तो जो विषय आपने बताया उसमें मुख्यतः हमारा स्टेट के साथ कंटिन्यूड बेसिस पर यही एफर्ट रहा है कि आप जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है फील्ड पर ले, आपको जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन के विषय में हमने बात की, हम सबको अवगत है देश ने ऑक्सीजन से संबंधित एक वन ऑफ इट्स काइंड चैलेंज फेस किया और जहां हम 2-3 हजार टन हमारी मैट्रिक टन हमारी देश की एक अवेलेबिलिटी और एक हमारी यूजेज ऐसे प्लांट्स को पुश करके अधिक गति से बढ़ाया गया और उसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे आप सबको अवगत होगा, चाहे वह नेवी का इस्तेमाल हो, एयरफोर्स का इस्तेमाल हो, चाहे रेलवे का इस्तेमाल हो, कैसे टर्न अराउंड टाइम को कम किया जाए, उस सारे विषय में कार्य किया गया। मुख्य हमें यह समझना है कि बहुत बड़ा चैलेंज देश के सामने कंटिन्यूड बेसिस पर रह रहा है और हमें जरूरत है कि हम उसी गति से और उसी फॉलोअप से हम फील्ड में कार्य करते रहें। राज्यों से यह सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन से संबंधित आपके यहाँ कोई डेथ है। जब पार्लियामेंट में यह क्वेश्चन आया था तो स्पेसिफिक वे में भी उनसे पूछा गया था और हमें अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें एक राज्य से सस्पेक्ट के बारे में बताया गया। अभी तक किसी राज्य से जिनसे भी हमें रिपोर्ट आई है उन्होंने यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन रिलेटेड कोई डेथ उन्होंने स्पेसिफिकली रिपोर्ट की है। Okay, 54. वो जो जब हम वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ा रहे हैं तो उसके जो फायदे वन आफ्टर द अदर सामने होते हैं। पहला फायदा यही है कि जब कवरेज ज़्यादा है, मोर्टेलिटी नहीं होगी, सीवियर डिसीज नहीं होगी और इन्फेक्शन में भी रुकावट होगी, स्प्रेड में भी रुकावट होगी। इसके चलते चलते ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन को हम इस तरह से भी लें कि इससे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मदद कितनी हो रही है, नॉर्मल लाइफ की तरफ आने में हमें कितनी मदद हो रही है। तो ये भी एक बन जाता है ऑब्जेक्टिव किसी स्टेज पे, जैसे जैसे अब ये बढ़ रहा है वैक्सीनेशन का कवरेज, कि क्या हम प्रेफरेंशियली अपनी जो वर्क फोर्स है, इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स है या और क्रिटिकल एरियाज की वर्क फोर्स है, शुरू में जैसे हमने डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कवर किया, कि उनकी तरफ वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ने के साथ साथ एक एफर्ट करें कि उसी में से उनको जितना मैक्सिमम कवर हम कर सकें वो हो, ताकि वो एक्टिविटी पूरी हो। इस उपलक्ष्य में कॉर्पोरेट्स को इनकरेज किया गया कि आप अपनी जो एम्प्लॉयज हैं, आपकी जो वर्क फोर्स है उसको कवर करिए, अपने कारखाने चलाइए। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। इसी प्रकार CSR के जो सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, उसी भावना से चलते चलते और किसी ग्रुप में आप कवर करें तो नेशन का वैक्सीन कवरेज बढ़ेगा। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये क्लियर नीड है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चले, तो उस भावना को लेते हुए हमें अपने टीचर्स को वैक्सीनेशन से जोड़ना है। बहुत सारे टीचर्स अपना वैक्सीन टीका लगा चुके हैं, शायद आधे से भी ज्यादा, लेकिन जो रह गए हैं उनकी तरफ बढ़ने के लिए सब एफर्ट होने चाहिए। नॉर्मल सिस्टम में भी वो आए, लगवाएं, लेकिन उसको प्रोएक्टिवली अगर उनकी तरफ हमने वैक्सीन पहुंचाना है ताकि नोबडी इज लेफ्ट आउट, वो एफर्ट करने में NGO सेक्टर की एफर्ट हो सकते हैं, CSR के एफर्ट्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे
हमने नॉर्मलाइज एक्टिविटी करनी है और जो क्रिटिकल ग्रुप्स हैं इसमें उनकी तरफ पहुंचने के लिए सब एफर्ट होने चाहिए और एडिशनल एफर्ट अगर एनजीओ सिस्टम से या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से होते हैं हम उसको वेलकम करेंगे। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से जो सप्लाईज हैं वो अपनी तरह से अवेलेबल हैं, उसके साथ जुड़ते हुए वॉलंटरी एफर्ट और CSR ड्रिवन एफर्ट ऐसे समूहों के लिए हो तो वो अच्छी बात है। So Sneha from India Today, my question is to Dr. V.K. Paul. Both CMC Vellore and Bharat Biotech have still not got a formal communication from the drugs controller on mixing of vaccines when in principle the approval from the subject expert committee has come through. Where is this getting stuck really? Is this some sort of a bureaucratic hurdle, and should this not be done on the war footing, because all of you have been saying that this will help us in addressing the shortage of doses to a great extent? A research study for which the permission was sought has been granted permission, but if there is any additional fact that you have, we can pursue it. Let us know. My knowledge, there was a study of having mix vaccine combination to be studied by CMC Vellore, and in case there is any additional information, one can look into it. You want to elaborate? Yeah, already it has been given, right? That's also my knowledge. 156. सर मैं पवन हूँ दैनिक भास्कर 90% जो है कोविशील्ड और करीब 10% जो है कोवैक्सीन और 3 लाख के आसपास स्पुतनिक आ पाया है, तो बाकी का कहाँ है सर? जबकि DCGI से तो अप्रूवल हो गया, ये कहाँ स्टक है और क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जो बाहर के वैक्सीन आने की जो बात है वो हर वैक्सीन का अपने अपने यूनिक कंडीशंस के साथ या पैराडाइम के साथ आते हैं। स्पुतनिक एक अलग तरह से आ रहा है, बाहर से भी इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ बनाने का भी पूरा एफर्ट चला हुआ है। मॉडर्ना की एक अलग तरह की एक ग्रांट की बात हुई है। J&J वैक्सीन देश में भी बन रहा है, देश में ही बनेगा और उसको एक्सेस करने की बात हो रही है। तो ये सारे सिचुएशंस अलग हैं और जैसे कि पहले भी कहा गया है, there are issues which need to be sorted out. When you want to access these vaccines, there are certain conditions, clauses, certain MOU has to be agreed upon, and that takes time, and this is being pursued. Number 50. So my question is about the 20,000 something reinfections after vaccination that were found in Pathanamthitta. What I want to know, sir, is actually two things. A, do we know what is the extent of serious disease or hospitalization among these people who got the disease post-vaccination? And B, because the district is using more Covishield than Covaxin, and because there's I think 14,700 something reinfections after the first dose, does this make it a case for reducing the gap between the doses? I think there is no number like 20,000 which you have mentioned. We have not mentioned that. Yes, 14,000, you are right. 14,000 is the number of reinfection which have been noted by the district, and it was mentioned to us by the district administration. Out of that, 5,042 is the number which is after 2 doses of vaccination. But as JS sir has already clarified, we are getting these things further reviewed by the state, because what you have said, we are also in the same boat, rather, what we can say, that whether after how much time of the second dose did the person turn positive, that is one. Number 2, the severity of the disease, whether the person got a mild disease, severe disease, or required hospitalization or like that. So we have asked all these things from this, not only regarding the Pathanamthitta, but also regarding the various other districts of the state as well.
So we are waiting for this information, and as soon as that information is available, we'll share that with you. Number 70. सर 1 करोड़ पर डे जो इनॉकुलेशन का आपका टारगेट था वो कब से शुरुआत हो जाएगी अचीव करने की? दूसरा ये है आने वाले टाइम में कौन कौन सी वैक्सीन्स अवेलेबल होंगी? जाइडस कैडिला हो गई या फिर बायोलॉजिकल ई वैक्सीन हो गई। सर एक क्वेश्चन जॉनसन एंड जॉनसन को लेकर है कि जॉनसन एंड जॉनसन को जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला है सर, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ इंडेमिनिटी? इंडेमिनिटी का क्लॉज इसमें इन्वॉल्व है या फिर नहीं? आपने देखा है कि वैक्सीन का अपटेक एंड इम्प्लीमेंटेशन इज कंसिस्टेंटली राइजिंग. नो डोज available to this nation is being put in a slow track. उसको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल किया जाता है. अवेलेबिलिटी के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है. जैसे ही ये स्पीड आगे बढ़ेगी वो सारे ही काम करने के लिए जिस तरह के रेट ऑफ वैक्सीनेशन की जरूरत होगी वो देश करके दिखाएगा. जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हुआ है उस प्रोसेस में इंडेमिनिटी जैसी कंडीशंस का कोई रोल होता नहीं है. वो अलग प्रोसेस है. जब हम उसको एक्वायर करना चाह रहे हैं, प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों की बात होती है और उसमें दोनों तरफ से किसी मिडल पॉइंट पे आके एग्री करना होता है. दोज प्रोसेसेस आर ऑन. लास्टली आपने कहा कि नए वैक्सीन से क्या उम्मीद कर सकते हैं. ये बात कई बार यहाँ कही जा चुकी है. जाइडस कैडिला शायद सबसे आगे है. फेज 3 का पूरा डेटा है, रोलिंग रिव्यू चला हुआ है, उसके ऊपर नज़र रखिए. बायोलॉजिकल ई पे नज़र रखिए थोड़ा सा आगे कुछ हफ्तों के बाद में. और इसी प्रकार कोवावैक्स जो है उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं. और साथ साथ फिर जो हमारा mRNA वैक्सीन है शायद इसी सीक्वेंस में ये अपीयर होंगे. बट डायनेमिक सिचुएशन है, रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है, क्लिनिकल डेटा के ऊपर बेस्ड है. पर इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारा नया जो नई चॉइसेस जो हमारे सामने आएंगी वो कम से कम दीज आर विजिबल टू अस एंड देयर इज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, एज यू नो, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस इन ऑल दोज वैक्सीन्स. 56. सर एक जवाब मिला लेकिन क्लैरिटी उसमें नहीं थी. एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने शायद आपको अप्रोच किया था और आपने उनसे कहा है कि जो शिक्षकों को टीकाकरण है वो आप CSR एक्टिविटी के तहत कीजिए. इसके पीछे मकसद क्या है सर, अगर आप संक्षेप में अगर बता पाए ज्यादा. नहीं, ये तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमें सारा एफर्ट जिस तरह से भी एफर्ट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को, समूहों को वैक्सीन से जोड़ना चाहिए. शिक्षकों को वैक्सीन लगे ये एक इम्पेरेटिव है. स्कूल खुलें और स्कूल में नॉर्मल एक्टिविटी हो, उसका एक हिस्सा है. उसमें एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है. ऐसा भी नहीं है कि बाहर के देशों ने कि वैक्सीन के पहले आने से पहले भी स्कूल खोले जाते थे, लेकिन एक इम्पेरेटिव है कि वैक्सीन आ गया उनको कवर करें. इसी प्रकार हमारे इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स चले तो वैक्सीन लगाइए, कवर करिए. तो उसी में एक सुझाव सामने आता है कि जो CSR के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो वैक्सीनेशन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए. ऐसा सजेशन जो है वो एक डिस्कशन में आया क्योंकि उन्होंने ऑफर किया कि हम मदद करना चाहते हैं. तो जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, जब हमने ये चर्चा उनसे करते हैं तो उस चर्चा में ये निकल के आया कि क्यों ना इस तरह से भी सोचा जाए. वी वुड वेलकम CSR एफर्ट्स, वी वुड वेलकम NGO एफर्ट्स टू ऑगमेंट and expand the coverage of the vaccination. Thank you. Number 29. We'll take the last question. Several dimensions to that arrangement when you want to access vaccine. And all those dimensions, including indemnity issue, is being examined. And whatever decision you take in regard to one principle has to be applicable to other. And therefore, wait for us to take final decision. Thank you. Thank you, friends. We close the press conference now.